महज़्ज़ब मुआशरे औरत के लिए पनाहगाह हुआ करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा मुआशरा बिन्ते हव्वा की शिकारगाह है। हमारे समाज की ऊंची ताक पर खूबसूरत गिलाफ में लिपटी औरत की लाश न जाने कब से पड़ी है, जिसे कोई नहीं देखता, जिसे कोई नहीं पूछता, जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। हमारे समाज के कैद खाने में हज़ारों ऐसी गैर इंसानी रस्में हैं जिनकी सूली पर हर रोज़ जिंदा जीती जागती औरतों को लटका दिया जाता है। स्वारा यानी वनी भी इसी तरह की एक गैर इंसानी रस्म का फ़ैसला है जो औरत की कुर्बानी की शक्ल में सदियों से हमारे मुआशरे में मौजूद है। स्वारा यानी वनी क्या है, कौन इसे कब, क्यों और कैसे अपने हक़ में और औरत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है, आइए आज आपको हक़ाइक़ की दुनिया में लिए चलते हैं। अगर आप वनी हो जाने वाली औरतों को देखना चाहते हैं, उनके गम सुनना चाहते हैं और उनके ज़ख्मों के बारे में जानना चाहते हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। ये है पंजाब का मशहूर ज़िला मियांवाली, जो वनी की रस्म के बायस दुनिया भर में मशहूर हो गया है। और इनसे मिलिए, इनका नाम उबैदुल्लाह शादी खेल है। ये मियांवाली के नाज़्म आला हैं। इनसे पूछते हैं कि वनी की रस्म क्या है और ये किसने शुरू की। एक पुरानी डी खान से एक शुरू हुई थी, नवाब आफ्टांक ने एक रस्म शुरू की थी। वो रस्म इस तरह शुरू हुई थी कि फैमिली विद इन फैमिली उनके कोई एक ट्राइब था, उनका झगड़ा था, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने रिश्ते कराए थे। औरतों का जो रिश्तों में सिलसिला था, उन बेचारियों को बिला वजह जलील करने के लिए सारा कुछ किया जाता था। अब जुर्म मैं करूं तो सज़ा कोई और भुगते। अब एक बंदा, एक मर्डर का मसलन फ़ैसला होता, तो जो मर्डर करने वाला होता था, अगर उसके पास वो पैसे पे करने के लिए तैयार होता था, या ज़मीन देने के लिए या जायदाद देने के लिए, लेकिन जो मकतूल फरीक होता था उसको ज़िच करने के लिए उनकी कंडीशन होती थी कि जनाब आपने हमें रिश्ता देना। जिस ख़ानदान का बंदा 10 दिन के बाद उसको पता है कि सुबह जी मुझे 4 बजे हैंग होना है, वो हर चीज़ मजबूरन कबूल करेगा, चाहे जो भी उनकी कंडीशन होगी। वनी की तारीख़ पर नाज़्म आला ने खूब रोशनी डाली। अब इनसे मिलते हैं। इनका नाम हाजी मंजूर अहमद है और इनका शुमार मियांवाली की मुतबिर शख्सियात में होता है। वनी के बारे इनके ख्यालात क्या हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। देखें जी, वनी जो रस्म आई थी, वो जो आप आज देख रहे हैं, ये नहीं है। पहले जो कबीले आपस में पठान कबीले लड़ पड़ते थे, तो उनको सुलह कराने के लिए ये रिश्ता होता था। इसका फ़ायदा ये होता था, ये सज़ा के तौर पर नहीं, ये आप ज़हन में रखें कि ये सज़ा के तौर पर फ़ैसला नहीं होता था। ये दो कबीलों के दरमियान मोहब्बत और प्यार और आगे फसाद को ख़त्म करने के लिए रिश्ता किया जाता था, ना कि सज़ा के तौर पर जुर्म दिया जाता था। फिर उसके बाद उस लड़की के रिश्ते की वजह से, हम पठानों का एक असूल है कि हम जहाँ बेटी देते हैं, चाहे वैसे रिश्ता हो या वनी का हो, हम उस कबीले का एहतराम करते हैं। फिर उससे औलाद होती है, तो वो जो बच्चे पैदा होते हैं उनके जिस घर में हैं वो दादे हाल हो गए, और जहाँ से उनकी अम्मी आई वो नाने हाल हो गए। कोई नाने हाल दादे हाल का नुकसान नहीं करता था और ना नाने हाल दादे हालों का नुकसान करते थे। तो ये बढ़ते बढ़ते आगे और रिश्ते भी बढ़ जाते थे। अब आज जो वनी जो चल रही है या मीडिया ने उछाला है, इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं। इस रस्म को बिगाड़ा गया है और इस रस्म का इस्तेमाल इस वक्त गलत हो रहा है। हुकूमत ने जो पाबंदी लगाई है, ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है। हम पठान लोग इसको सराहते हैं। और फिर मैं ये अर्ज़ करूँगा आपके ज़रिए कि हम लोगों को इस नज़र से न देखा जाए कि हम अपनी औलाद पे जुल्म करते हैं, अपनी जान बचाने के लिए हम बेटियों को दे देते हैं। ये गलत है। मंजूर अहमद का बयान हमने सुना। आइए अब चलते हैं मियांवाली के कस्बा वां भचरा और मिलते हैं बाबा उस्मान से, जो माजी करीब में अपनी एक बेटी वनी कर चुके हैं। उन्हें अपनी बेटी वनी करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, पूछते हैं। ओ जी, मेरा बच्चा गली से गुजरा हुआ था। बस जी क्या बताऊं, मेरा बेटा गली में से गुजर रहा था। रात के 9 या 10 का टाइम होगा। मेरे हमसाए हैं, उन्होंने इसे पकड़कर बंद कर दिया। मैं घर से बाहर था। सुबह जब वापस आया तो पता चला
کہ بیٹا گھر واپس نہیں آیا۔ میں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو میرے ہمسایوں نے خود ہی بتا دیا کہ ہمارے پاس ہے اور اسے بہت مارا پیٹا بھی ہے ہم نے۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ تو کہنے لگے ہماری بیٹی کو چھیڑتا تھا۔ میں جب گھر گیا بیٹے سے پوچھا تو اس نے قسم اٹھا دی کہ یہ بالکل جھوٹ ہے اور میرے اوپر خواہ کی تہمت ہے۔ بس پھر تگڑے لوگ تھے وہ، انہوں نے مجھے صاف کہہ دیا بھائی بیٹا تیرا ہمارا مجرم ہے اور ہم نے جرم وصول کرنا ہے تم سے۔ میں نے کہا اچھا تو کیا حکم ہے؟ کہنے لگے فیصلے میں بتائیں گے۔ جب فیصلہ ہوا انہوں نے ونی میں ایک لڑکی کا ہاتھ مانگ لیا۔ ہم تو مارے خوف کے پہلے ہی 3 دن سے گھروں میں بند تھے۔ ہم نے کیا کرنا تھا، بڑے لوگوں کے فیصلے پر ہاں کر دی۔ پھر ہماری لڑکی اپنے گھر پر ہی تھی کہ ایک مخالف نے حکومت کو اس ونی کے فیصلے کے بارے میں شکایت کر دی اور اچانک ہمارے گھر پر پولیس اور ایک ٹیم آ گئی۔ ہمیں اور دوسری پارٹی کو اٹھا کر تھانے لے گئے۔ میں نے تھانے دار کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا کہ بابا قانون بن گیا ہے ونی کے خلاف، اب اللہ نے کیا تو تیری اور تیری بیٹی کی ان ظالموں سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں آمین کہہ کر چپ کر گیا۔ ہم سب کے بیان ہوئے، میں نے معافی تلافی سے بات ختم کر دی اور اب ہم دونوں خاندان اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ میری بیٹی میرے گھر پر ہے اور ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں۔ ہوں بھی ایسا ٹھیک ٹھاک۔ بابا عثمان کے اس واقعے کے بعد ان کی بیٹی سے ملنا ضروری ہو گیا تھا، جو دراصل ونی کا شکار ہوئی اور تاوان کے طور پر دشمن قبیلے کو ادا کی گئی۔ آئیے اس مظلوم کی روداد بھی سنتے ہیں۔ بھائی نال جی آکھیانے تو میرے بھائی کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا تھا، پھر بدلے کے طور پر مجھے ونی کر دیا گیا تاکہ مزید بدنامی اور قتل نہ ہو۔ پھر جب پولیس نے ہماری صلح کرائی تو میرا رشتہ ختم ہو گیا اور میں ونی ہونے سے بچ گئی۔ پر جی میرے بھائی کا ان کے ہاں آنا جانا بالکل بھی نہیں تھا، پتہ نہیں پھر کس جھگڑے میں انہوں نے مجھے ونی کر دیا۔ اس بہن کو اپنے بھائی کی پارسائی کا مکمل یقین ہے، لیکن ان کے چچا اس سارے قصے کو کیسے بیان کرتے ہیں یہ بھی غور طلب ہے۔ واقعہ جڑا بنا انہاں دے نال، یہ میری بھتیجی، یہ میری بھتیجی ہے اور مجھے بڑی پیاری ہے یہ بچی۔ جب اس کے بھائی پر تہمت لگی اور ہمیں سارے خاندان کی جان بچانے کے لیے اپنی اس بیٹی کو ونی کرنا پڑا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، بڑی بے بسی تھی وہ۔ جب ہمارے علاقے کے سفید کپڑے پہننے والے حضرات نے بغیر جرم ثابت کیے ہمیں مجرم ٹھہرا دیا اور 2 لفظوں میں آسانی کے ساتھ فیصلہ دے دیا، شکر ہے اللہ کا، یہ ونی والی عورتوں کا شور اٹھا تو ہماری خلاصی ہو گئی، ورنہ طاقتور لوگوں کے حکم کے سامنے ہماری کیا مجال تھی کہ انکار کر دیتے۔